हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस कोच चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कोविड-19 ने देश और दुनिया के सामने काफ़ी बड़े संकट खड़े किए हैं। इन्हीं संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और निर्मला सीतारमण जी ने इसको 5 भागों में डिटेल से समझाया है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी और किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहले बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो इस स्कीम का जो ये घोषणा है, इसको नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। तो पार्ट 1 में बात करेंगे बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज की। तो आइए देखते हैं क्या क्या घोषणा की गई है। अभी बात करेंगे इनकम टैक्स रिलेटेड मेजर्स की। तो इनकम टैक्स रिलेटेड क्या राहत दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो टीडीएस एंड टीसीएस की रेट्स में रिडक्शन किया गया है। तो टीडीएस एंड टीसीएस के रेट में 25% से रिडक्शन किया गया है। इसका मतलब ऐसे पेमेंट जिनमें टीडीएस एप्लीकेबल है, तो जो भी टीडीएस की रेट है उसको 25% से कम कर देना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। यानी 25% टीडीएस और टीसीएस रेट कम कर दिए गए। सपोज प्रोफेशनल फीस और इंटरेस्ट लोन पे अगर अभी टीडीएस की रेट 10% है, तो इस अमेंडमेंट के बाद वो टीडीएस की रेट 7.5% हो जाएगी। यानी 25% रिडक्शन करके रिडक्शन से आपको टीडीएस काटना है, जिससे कि आपके वेंडर को ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ये रिडक्शन सैलरी पेमेंट और नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी अगर आप जो भी सैलरी पे कर रहे हैं और नॉन रेजिडेंट अगर कोई पैसा पे कर रहे हैं, तो उस पर जो टीडीएस रेट अभी लग रही है वही इस अमेंडमेंट के बाद लगेगी। ये सैलरी पेमेंट और नॉन रेजिडेंट्स को जो पेमेंट है उसको छोड़ के ये रेट एप्लीकेबल होगी, ये रिडक्शन एप्लीकेबल होगी। तो टीडीएस एंड टीसीएस की रेट 25% से कम कर दी गई है और यह 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। यानी इस साल के बाकी के पूरे टेन्योर में आपको जो टीडीएस एंड टीसीएस की पेमेंट करनी है वो 25% रिडक्शन करके करनी है, जो नॉर्मल रेट है उसमें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है विवाद से विश्वास स्कीम की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो 2020 के बजट में प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये स्कीम का इंट्रोडक्शन किया था। तो इसमें ऐसे पेंडिंग डिस्प्यूट, इनकम टैक्स में जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट है उनको आप सेटल कर सकते हैं विदाउट पेइंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अगर आप डायरेक्टली सेटल करते हैं ओनली पेइंग द टैक्स, खाली आप टैक्स पे करके इस विवाद से विश्वास स्कीम में आपका केस सेटल कर सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी में वेवर मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट पेंडिंग है। और अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी माफ कर दी जाएगी और केवल आपको टैक्स अमाउंट भरना होगा। तो पहले इसकी ड्यू डेट 30 जून थी, जिसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। तो 31 दिसंबर तक आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करेंगे रिफंड्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने रिफंड्स, जो भी रिफंड्स अटके हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो अदर देन कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रोफेशंस से जो रिलेटेड है लोग, उनके जो भी इनकम टैक्स रिफंड पेंडिंग है वो इमीडिएटली इशू कर दिए जाएंगे। और बाकी के ऐसे एसएससीज जो कॉर्पोरेट एसएससीज है या बाकी सभी तरह के एसएससीज के लिए भी रिफंड जो 5 लाख तक है वो इमीडिएटली प्रोसेस कर दिए जाएंगे। यानी 5 लाख तक अगर आपका रिफंड का अमाउंट पेंडिंग है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसको इशू कर देगा और ये अराउंड 14 लाख टैक्स पेयर्स को फायदा देगा। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। असेसमेंट ईयर 2020-21 की डेट 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो सभी तरह के रिटर्न्स की डेट 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अब ड्यू डेट फॉर टैक्स ऑडिट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। तो टैक्स ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर कर दी गई है। पहले 30 सितंबर हुआ करती थी, अभी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स ऑडिट की डेट है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो टैक्स ऑडिट आपको 31 अक्टूबर तक ही फाइल करना है, लेकिन आप रिटर्न को 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेंडिंग असेसमेंट्स की। तो ऐसे असेसमेंट जो 30 सितंबर को टाइम बार होने वाले हैं और उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक। और ऐसे असेसमेंट जो 31 मार्च तक टाइम बार होने वाले हैं उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर 2021 तक। तो हम बात करेंगे कि कौन से असेसमेंट्स है, किन असेसमेंट्स में इनका प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने यहाँ टेबल में समराइज किया है। तो पहले बात करेंगे 2018-19 की और फाइनेंशियल ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 17-18। उसकी टाइमलाइन थी 18 मंथ फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच
इनकम इज फर्स्ट एसेसेबल, यानी पहली बार जब आपकी इनकम एक्सेसिबल होगी उस साल के 18 महीने के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंप्लीट होना, इनकम टैक्स असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये असेसिंग ऑफिसर को कंप्लीट करना है, ना कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है। तो इनकम टैक्स असेसमेंट 18 महीने के अंदर क्लोज होना चाहिए फ्रॉम द ईयर इन विच इनकम इज फर्स्ट असेसेबल। तो वो डेट आती है 30 सितंबर 2020, यानी 31 मार्च 2019 से आप 18 महीने काउंट करेंगे तो ये आ जाएगी 30 सितंबर 2020। तो इस डेट को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिए गए हैं, यानी अब आपका जो भी पेंडिंग असेसमेंट्स है वो 30 सितंबर की जगह 31 दिसंबर तक पूरे हो सकेंगे। इसी तरह से असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए जो फाइनेंशियल 18-19 है उसकी जो टाइम लिमिट है, नॉर्मल टाइम लिमिट है 12 मंथ फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम इज फर्स्ट असेसेबल। तो 19-20 की जो इनकम टैक्स असेसमेंट है वो आपकी फर्स्ट असेसेबल होगी 19-20 में। तो मार्च 20 से 12 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आता है 31 मार्च 2021, यानी असेसमेंट ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 उसकी टाइम बैरिंग डेट है 31 मार्च 2021, जो कि एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दी गई, यानी 6 महीने से इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी आपका इनकम टैक्स असेसमेंट 19-20 का 30 सितंबर 2021 तक असेसिंग ऑफिसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करेंगे, ये तो थी इनकम टैक्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स। अभी बात करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सपोर्ट। तो सरकार ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए काफ़ी सपोर्ट दिया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कवर होते हैं, तो उनका जो कंपल्सरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है पीएफ में और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है पीएफ में, वो पहले 3 महीने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि सरकार देगी। तो मार्च, अप्रैल और मई के लिए घोषणा की थी सरकार ने कि 12% जो कंपल्सरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कंपल्सरी था 12-12-24% फॉर एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट। तो वो सरकार ने 3 महीने के लिए सरकार जमा करा रही थी अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। तो इसको अभी 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी अभी गवर्नमेंट जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जो इस पैकेज में कवर होते हैं तो उनके लिए 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों ही सरकार आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा करवाएगी। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है छोटे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को। तो ये कौन से एस्टेब्लिशमेंट है एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट इस स्कीम में? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें एम्प्लॉयज़ की संख्या 100 से कम है और 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ का वेजेस 15,000 से कम है। तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें एम्प्लॉयमेंट 100 से कम है, जिसमें एम्प्लॉयज़ 100 से कम है और जिसमें 90% ऑफ एम्प्लॉयज़ उनका वेजेस 15,000 से कम है, तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए एलिजिबल है। तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें भारत सरकार जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी 12-12% का जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत सरकार आपके बिहाफ में करेगी। तो भारत सरकार एस्टेब्लिशमेंट्स के बिहाफ में करेगी। और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में कवर नहीं है तो उनके लिए भी राहत दी गई है। तो उसमें जो कंपल्सरी रेट है 12% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो इनको घटा के 10% कर दिया गया है। यानी इसका मतलब कि एम्प्लॉय के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ेगी। पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मिला के 24% डिडक्ट होता था, अभी वो 20% डिडक्ट होगा। तो इस तरह से 4% का सैलरी एम्प्लॉय के हाथों में ज़्यादा आएगी, तो ये लिक्विडिटी को इंक्रीज करेगा। और ये नेक्स्ट 3 महीने के एप्लीकेबल, यानी मई, जून और जुलाई के लिए एप्लीकेबल होगा। अब बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, जिसके लिए काफ़ी सारी घोषणाएं की गई है और एमएसएमई सेक्टर इन 20 लाख पैकेज में सबसे फोकस में रहा है। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणाओं में एमएसएमई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो एमएसएमई सेक्टर की बहुत समय से डिमांड थी कि एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज किया जाए। तो हम पहले बात करेंगे कि पहले क्या डेफिनेशन थी और चेंज होने के बाद क्या डेफिनेशन है। तो पहले जो डेफिनेशन थी उसमें क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट को क्राइटेरिया बनाया जाता था और उसके हिसाब से इसको 2 भागों में बांटा गया था।
मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज, इन दोनों के लिए डेफिनेशन अलग अलग थी। तो पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में अगर प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट में किसी का इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम है तो वो माइक्रो में आता था। अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है तो उसको स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाता था। और इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से कम है तो उसको मीडियम की कैटेगरी में रखा जाता था। और ये इन्वेस्टमेंट था प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में। और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए इसी तरह से लिमिट थी। जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है वो माइक्रो में कवर होंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम है वो स्मॉल में कवर होंगे, और जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है वो मीडियम में कवर होते थे। अभी रिवाइज डेफिनेशन देखते हैं। तो रिवाइज डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट में केवल प्लांट एंड मशीनरी को नहीं रखा गया है, इन्वेस्टमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट को रखा गया है एंड एनुअल टर्नओवर को क्राइटेरिया बनाया गया है। और अभी क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को अलग अलग नहीं रखा गया है, इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो अभी कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन या सेपरेट डेफिनेशन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर वो दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है। तो आइए बात करते हैं कि नया क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 1 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो में आएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल में आएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 20 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आप मीडियम में कवर होंगे। तो इस तरह से बहुत बड़ा चेंज किया गया है एमएसएमई की डेफिनेशन में। तो मैं आपको फिर से बता दूं एमएसएमई की डेफिनेशन, जो जिसका क्राइटेरिया चेंज किया गया है पहला, तो उसको टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का बेस दिया गया है, जो कि पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर ये क्राइटेरिया रखा गया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को अलग अलग नहीं रखा गया है, इन दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोबारा बताना चाहूंगा कि ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है टोटल इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो माइक्रो में कवर होंगे। ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम है वो स्मॉल में कवर होंगे। और ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो मीडियम में कवर होंगे। कोलेटरल फ्री टर्म लोन फैसिलिटी टू एमएसएमईज। तो एमएसएमईज के लिए टर्म लोन फैसिलिटी दी गई है कोलेटरल फ्री। तो ये लोन आप अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। तो इस स्कीम में कौन एलिजिबल होगा पहले ये बात करते हैं। तो ये स्कीम उन्हीं यूनिट्स को अवेलेबल होगी जिनका लोन आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी जो लोन लिया है उन्होंने वो 25 करोड़ तक है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है। तो ऐसे ही इस्टेब्लिशमेंट इसमें कवर हो पाएंगे। तो ऐसे ही एंटरप्राइज कवर हो पाएंगे जिनका लोन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है या 25 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है। तो जो लोन का क्राइटेरिया वो देखा जाएगा 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी को आपका क्या आउटस्टैंडिंग लोन है उसके हिसाब से देखा जाएगा। और ये 29 फरवरी को जो लोन है उसका 20% एडिशनल अमाउंट आपको मिलेगा। तो यानी 29 फरवरी को जितना आपका लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 20% आप मैक्सिमम एलिजिबल रहेंगे, आप वहां तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लोन की खास बात यह है कि ये टर्म लोन होगा, ये वर्किंग कैपिटल या ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं होगी और ये आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। और इस लोन के लिए आपको कोई एडिशनल गारंटी या कोई एडिशनल कोलेटरल नहीं देना होगा। तो आपको विदाउट कोलेटरल विदाउट गारंटी ये लोन दिया जाएगा। और ये जो अमाउंट है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड किया जाएगा बैंक्स को। और इस लोन की खास बात यह है कि इस लोन का टेन्योर 4 साल होगा और मोरेटोरियम पीरियड 12 मंथ होगा। इसका मतलब क्या है कि 12 महीने तक आपको केवल इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और 1 साल के बाद 12 महीने के बाद आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जैसे रेगुलर इंस्टॉलमेंट होती है उसी तरह से पे करनी है। तो इस लोन का टेन्योर होगा 4 साल और 12 साल का प्रिंसिपल पेमेंट में मोरेटोरियम दिया गया है, यानी आपको इंटरेस्ट 12 महीने तक पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग 3 साल है उसमें ये नॉर्मल लोन की तरह टर्म लोन की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन की घोषणा की गई है। इसकी डिटेल जानकारी जब फाइन प्रिंट आएगा तो उसमें दिया जाएगा, जो कि एमएसएमईज की कैपेसिटी और साइज को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होगी। और एमएसएमईज को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए भी इंकरेज किया जाएगा। इसके लिए सेपरेट पॉलिसी बनाई जाएगी और फंड ऑफ फंड का निर्माण किया जाएगा जिसके थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट एमएसएमई सेक्टर में किया जाएगा। और एमएसएमई रिसीवर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सीपीएससी टू बी रिलीज इन 45 डेज। ये सबसे बड़ी घोषणा है कि पहले ये प्राइवेट सेक्टर को एप्लीकेबल थी, अब ये गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी एप्लीकेबल है।
तो इस केस में कि जो भी एमएसएमई सप्लायर है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट कंपनीज को सप्लाई करते हैं, तो उनका पेमेंट अब गवर्नमेंट कंपनीज को 45 दिन के अंदर रिलीज करना होगा। ये कंडीशन पहले केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल थी। अगर एमएसएमई किसी प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी सप्लाई करता है तो 45 डेज के अंदर उनको पेमेंट करना जरूरी होता था, और अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको आरओसी में उसका इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती थी। अब हम बात करेंगे ऐसे एमएसएमईज जिनके अकाउंट एनपीए हो चुके हैं या जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज की कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी फंक्शनिंग के लिए एमएसएमई और जो एनपीए हो चुके हैं वही इस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे। तो इस केस में बैंक्स जो लोन देगी वो प्रमोटर्स को लोन देगी। तो प्रमोटर ऑफ द एमएसएमई विल बी गिवन डेट बाय द बैंक। तो बैंक्स एमएसएमई के प्रमोटर्स को लोन देगी और प्रमोटर्स इन टर्न एज ए इक्विटी इन्फ्यूजन उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ यहाँ पर कि बैंक प्रमोटर को लोन देगी, प्रमोटर्स वही पैसा एज ए कैपिटल बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्फ्यूज करेगा। तो इस तरह से स्कीम काम करेगी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रोविजन कर रही है। और सीजीटीएमएससी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो इनके लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है। तो उस गारंटी ट्रस्ट के थ्रू 4,000 करोड़ का सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के थ्रू बैंकों को इसके बिहाफ में गारंटी दी जाएगी और इन टर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीजीटीएमएससी को 4,000 करोड़ का सपोर्ट एज ए गारंटी देगी। अब अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि एमएसएमईज के लिए और क्या क्या किया गया है। तो जो इंडियन एमएसएमईज है और इंडियन कंपनीज है उनको फॉरेन कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर साइज और उनके स्केल ऑफ ऑपरेशन के कारण। तो इसी को मिटिगेट करने के लिए ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स को ऐसे टेंडर्स जो 200 करोड़ तक है उसमें ग्लोबल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ग्लोबल पार्टिसिपेंट को 200 करोड़ के गवर्नमेंट टेंडर्स में कोई भी पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि जो भी गवर्नमेंट टेंडर्स जो 200 करोड़ रुपए तक है उसमें कोई भी ग्लोबल पार्टिसिपेंट पार्ट नहीं ले सकता। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज है और जो डोमेस्टिक बिजनेसेस है वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक कंपनीज को स्ट्रेंथ देगा और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा। दूसरी घोषणा है 90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन टू डिस्कॉम्स। तो 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन की जाएगी डिस्कॉम्स। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का मतलब ऐसी कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर नहीं करती लेकिन मैन्युफैक्चर से इलेक्ट्रिसिटी खरीद के और सप्लाई करती है। तो उनमें 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी का इंजेक्ट किया जाएगा। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो कि 25 मार्च को एक्सपायर हो रहे थे या उनका एप्लीकेशन एक्सपायर हो रहा था, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा था, तो उनका विदाउट एनी एप्लीकेशन 6 महीने तक उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। यानी 6 महीने तक उनका रजिस्ट्रेशन या उनकी कंप्लीशन की डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो उनको इसके लिए कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन नहीं करनी है। और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा है वो उसको और फर्दर 3 मंथ के लिए एक्सटेंड भी कर सकती है अगर जरूरत पड़ेगी तो। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो रेलवे में सप्लाई करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट्स, हाईवेज और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सप्लाई करते हैं और किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में सप्लाई करते हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए उनको 6 महीने की अवधि और दी गई है। यानी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पीरियड है उसको 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया है विदाउट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं की जाएगी। ये तो था पहले दिन की घोषणाएं जो कि मेजर रूप से एमएसएमईज को कवर करती थी। अभी जो दूसरा दिन है उसमें वो जो घोषणाएं की गई है उसमें बेसिकली पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट एंड फार्मर्स, तो किसानों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए और अप्रवासी मजदूरों के लिए इसमें काफी सारी घोषणाएं की गई है। तो आज हम देखते हैं किस तरह की घोषणाएं की गई है। तो रिफॉर्म फॉर फार्मर, माइग्रेंट एंड पुअर, फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स फॉर 2 मंथ। तो अप्रवासी लोगों के लिए 2 महीने तक सरकार फूड ग्रेन की व्यवस्था करेगी। टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज किया जाएगा माइग्रेंट्स को ट्रैक करने के लिए
और वन नेशन वन राशन कार्ड की पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। तो ये मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जाएगी कि एक नेशन और एक राशन कार्ड। तो और दूसरा है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की सुविधा माइग्रेंट वर्कर को दी जाएगी, यानी माइग्रेंट वर्कर को सस्ते दामों में रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड की जाएगी। 6,000 करोड़ ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट यूजिंग काम्पा फंड्स, काम्पा फंड यूज करके 6,000 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड, किसानों के लिए 30,000 करोड़ के एडिशनल फंड की व्यवस्था की जाएगी। 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर्स अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट फार्मर्स को दिया जाएगा, तो 2.5 करोड़ फार्मर्स को फायदा करेगी। 70,000 crore boost to housing sector and middle income group through extension of credit linked subsidy scheme for MIG under PMAY। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही थी, उसको अभी 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जो सब्सिडी मिलती थी वो आपको मिलती रहेगी 31 मार्च 2021 तक। तो इसका टोटल खर्चा 70,000 करोड़ गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है। तो ये 70,000 करोड़ हाउसिंग सेक्टर को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। 5,000 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाएगी। तो इसमें हर स्ट्रीट वेंडर को जो रेडी पटरी वाले हैं उनको 10,000 का इमीडिएट वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही चीजें नॉर्मल होगी, तो उनको 10,000 करोड़ का इमीडिएट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है जो शिशु मुद्रा लोन है, उसमें 2% की राहत दी गई है 12 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए 2% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा। तो ये करीब 1,500 करोड़ का रिलीफ उनको दिया जाएगा। इस तरह से जो दूसरे दिन की घोषणाएं थी वो मेजरली गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए और माइग्रेंट्स लोगों के लिए थी। अब बात करेंगे तीसरे दिन की। तो तीसरे पार्ट 3 में एग्रीकल्चर को मेन फोकस किया गया है। तो एग्रीकल्चर के लिए काफी सारी घोषणाएं की गई है। तो 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। तो 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा और उसके लिए किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काम किया जाएगा। 10,000 करोड़ की स्कीम माइक्रो फूड एंटरप्राइज को फॉर्मलाइज करने के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। 20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन्स थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेशनल एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उसके लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ कल्टीवेशन, तो आउटले ऑफ 4,000 करोड़। तो हेल्थ कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ की सहायता दी गई है। बी कीपिंग इनिशिएटिव यानी मधुमक्खी उत्पादन के लिए 500 करोड़ का फंड दिया गया है। फ्रॉम टॉप टू टोटल, तो फ्रॉम टॉप टू टोटल जो स्कीम है वो पहले टमाटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए ही एप्लीकेबल थी, वो अभी सभी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के लिए एप्लीकेबल होगी। उसके लिए 500 करोड़ की सहायता दी गई है। मेजर्स फॉर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किए जाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किए जाएंगे जो कि फार्मर्स को प्राइस रियलाइजेशन के लिए काफी फायदा पहुंचेगा। तो बेटर प्राइस रियलाइजेशन के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइस टू फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की स्थापना, रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइसिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइसिंग क्वालिटी एश्योरेंस रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो ये तो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये रिफॉर्म्स जब फाइन प्रिंट आएंगे तो हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। तो चौथे दिन की जो घोषणा है वो न्यू हॉरिजन ऑफ ग्रोथ, कि ऐसे कौन कौन से नए सेक्टर है जहां पे ग्रोथ की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कौन से सेक्टर्स को क्या क्या दी मिला है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अक्रॉस 8 सेक्टर, तो 8 सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की गई है। तो उसमें जो कॉमर्शियल माइनिंग है, कोल माइनिंग है, कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग को अलाउ किया गया है। तो उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ रिजिम ऑफ फिक्स्ड रुपी पर टन, तो रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म लाया जाएगा जो कि अभी है फिक्स रुपी पर टन के हिसाब से, जो आपको जो कोल सेक्टर्स में जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं। डाइवर्सिफाइज अपॉर्चुनिटी कोल सेक्टर, तो कोल सेक्टर में कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लिबरलाइज रिजिम इन कोल सेक्टर, जो कोल सेक्टर में एंट्री नॉर्म है उनको लिबरलाइज किया जाएगा और 50 नए ब्लॉक्स को आवंटित किया जाएगा। और नो एलिजिबल कंडीशन, ओनली अपफ्रंट पेमेंट विद ए सीलिंग, तो कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं होगी, कोई भी अपफ्रंट पेमेंट करके विद ए लिमिट अप्लाई कर सकता है। इनहेंसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट पॉलिसी रिफॉर्म इन मिनरल सेक्टर, तो मिनरल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी मिनरल सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा और पॉलिसी रिफॉर्म मिनरल सेक्टर में लाए जाएंगे। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। तो सेल्फ रिलायंस जो गवर्नमेंट का मोटो है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है प्रधानमंत्री जी ने, उसी की दिशा में एक कदम है। तो enhancing self-reliance in defense production will be promoted by notifying list of weapons platform for a ban on import with year-wise timeliness। मतलब डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ावा देने के लिए टाइम वाइज मैनर में, टाइम वाइज फेज में जो वेपन्स आप इंपोर्ट करते हो उनमें धीरे धीरे बैन लगाया जाएगा, यानी ओवर द टाइम वेपन्स इंपोर्ट में धीरे धीरे इंपोर्ट में बैन लगाया जाएगा और उनका प्रोडक्शन इंडिया में ही स्टार्ट किया जाएगा। तो धीरे धीरे इंपोर्ट्स पे बैन लगेगा, तो जो कि और इम्प्रूव ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी इन ऑर्डिनेंस सप्लाई बाय कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा जिससे कि अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और डिफेंस प्रोडक्शन में पॉलिसी रिफॉर्म लाए जाएंगे। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स में एफडीआई की लिमिट जो डिफेंस सेक्टर में पहले 49% थी उसको भी 74% कर दिया गया इन अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर कोई भी विदेशी कंपनी अभी 74%। सिविल एविएशन, सिविल एविएशन में काफ़ी सारे पॉलिसी रिफॉर्म किए गए हैं। तो उसमें रिडक्शन इन फ्लाइंग कॉस्ट बाय ₹1000 करोड़, तो 1000 करोड़ से फ्लाइंग कॉस्ट में कमी की जाएगी। ये एफिशिएंट एयर स्पेस मैनेजमेंट के थ्रू किया जाएगा। तो अभी इंडियन एयर स्पेस यूटिलाइज करने में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस है जिसको ईज आउट किया जाएगा। तो इंडियन एयर स्पेस यूटिलाइज करने की लिमिट्स को बढ़ाया जाएगा। दूसरा है वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। तो उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम किया जाएगा। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस, तो जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है एयरपोर्ट्स का उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट प्लेयर्स इन 12 एयरपोर्ट, तो 12 एयरपोर्ट्स में एडिशनल प्राइवेट प्लेयर्स है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में इसी तरह से 13,000 करोड़ का अमाउंट रियलाइज करने की उम्मीद है। और तीसरे राउंड में 6 एयरपोर्ट्स को और बिडिंग के लिए अनाउंस किया जाएगा। तो 6 एयरपोर्ट्स और खोले जाएंगे बिडिंग के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया टू बिकम ए ग्लोबल हब फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO). तो इसके लिए फॉरेन कंपनीज को इंडिया में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और किस तरह से वो अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इंडिया में स्टैब्लिश कर सकती है और इंडिया को एक ग्लोबल हब बना जाएगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए। दूसरा बात करते हैं पावर सेक्टर के लिए। तो पावर सेक्टर के लिए काफ़ी तरह के रिफॉर्म्स है। तो उसमें टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो उसमें पहला पार्ट है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स के लिए क्या है, तो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसीज है उनको कंज्यूमर पर नहीं डाला जाएगा। दूसरा है जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस है उसको बढ़ाया जाएगा और डिस्कॉम अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उस स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस को अगर नहीं मीट करती है तो उनको पर पेनल्टीज भी चार्ज की जाएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस दिशा में कि जो लोड शेडिंग होती है, जो पावर कट होता है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पेनलाइज किया जाएगा। दूसरा है टू प्रमोट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन क्रॉस सब्सिडी। तो क्रॉस सब्सिडी को धीरे धीरे कम किया जाएगा। टाइम बाउंड ग्रांट ऑफ ओपन एक्सेस एंड जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलपर टू बी सेलेक्टेड कॉम्पिटिटिवली। तो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन जो प्रोजेक्ट्स डेवलपर है उनको कॉम्पिटिटिवली सेलेक्ट किया जाएगा, उस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो रेगुलेटरी एसेट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको अभी कोई रेगुलेटरी एसेट्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टाइमली पेमेंट ऑफ जनरेशन कंपनीज, तो जनरेशन कंपनीज को कैसे टाइमली पेमेंट किया जाए उसके लिए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर सब्सिडी (DBT), तो जो डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को डायरेक्टली कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं उनके अकाउंट में, जैसे कि अभी गैस सिलेंडर के केस में होता है, तो उस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लेके आएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स,
तो अभी जो मीटर है वो पोस्ट पेड रहता है, मतलब पहले आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसके बाद बिल आता है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे, जिसमें कि आपको रिचार्ज करना पड़ेगा आपके कार्ड्स को, एज ए कार्ड होगा। तो जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं प्रीपेड में, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज किया जाएगा, और आप जितना रिचार्ज करेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर पाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई जाएगी, जिसके थ्रू 8,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बूस्टिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटी। तो स्पेस एक्टिविटी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, तो प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए अलाउ किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड एट यूज इसरो फैसिलिटीज। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज है, उनको अभी प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा स्पेस सेक्टर में जो अनाउंसमेंट है वो है कि प्राइवेट कंपनीज को सैटेलाइट लॉन्च एंड स्पेस बेस्ड सर्विस में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। ऑटोमिक एनर्जी रिलेटेड रिफॉर्म। तो ऑटोमिक एनर्जी रिलेटेड भी रिफॉर्म किए गए, उसमें भी रिसर्च रिएक्टर स्टैब्लिश किए जाएंगे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, और जो कि मेडिकल आइसोटॉप बनाने में काफ़ी काम आएगी। स्टैब्लिश फैसिलिटी इन पीपीपी मोड टू यूज इरेडिएशन टेक्नोलॉजी फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए पीपीपी मोड पे फैसिलिटी स्टैब्लिश की जाएगी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर विल बी सेटअप फॉर फोस्टरिंग सिनर्जी बिटवीन रिसर्च फैसिलिटी एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स। तो जो टेक एंटरप्रेन्योर्स है, जो रिसर्च करते हैं, तो उनको रिसर्च फैसिलिटी और उनमें सिनर्जीज लाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किए जाएंगे। तो ये था 16 मई को जो अनाउंसमेंट किए गए थे, जो रिफॉर्म से रिलेटेड थे। 8 सेक्टर में रिफॉर्म किए गए थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करेंगे रिफॉर्म्स एंड इनेबलर्स। पार्ट 5 में क्या अनाउंसमेंट है वो देखते हैं, आइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कॉर्पोरेट्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए काफी सारे अनाउंसमेंट की गई है। तो डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय इंडियन पब्लिक कंपनीज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिडिक्शन। तो फॉरेन जुरिडिक्शन में इंडियन कंपनी डायरेक्टली लिस्टिंग करवा सकेगी। तो इंडियन कंपनी डायरेक्टली लिस्टिंग करवा सकती है फॉरेन जुरिडिक्शंस में। दूसरा, प्राइवेट कंपनी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनको अभी लिस्टेड कैटेगरी में नहीं लिखा जाएगा। पहले ये प्राइवेट कंपनीज भी लिस्टेड कंपनीज की तरह ट्रीट की जाती थी। पावर टू क्रिएट एडिशनल स्पेशलाइज्ड बेंचेस फॉर एनसीएलटी। तो नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल्स की एडिशनल बेंचेस बनाई जाएगी, जो कि जो पेंडिंग केसेस है उसको सॉल्व करने के लिए उसमें गति आएगी। लोअर पेनल्टीज फॉर ऑल डिफॉल्ट फॉर स्मॉल कंपनीज। तो जितने तरह के डिफॉल्ट है, तो स्मॉल कंपनीज है, 1% कंपनीज है, और प्रोड्यूसर कंपनीज है, और स्टार्टअप्स है, उनके लिए पेनल्टीज को कम किया जाएगा। दूसरा, 7 कंपाउंडिंग ऑफेंसेस को ड्रॉप कर दिया गया है, और उसमें से 5 जो ऑफेंसेस है उनको अल्टरनेटिव तरीके से उसको किस तरीके से डील किया जाए उसके बारे में डिटेल अनाउंसमेंट की जाएगी। जब फाइन प्रिंट आएगा उसमें हम देखेंगे। मिनिमम थ्रेशोल्ड टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग रेज टू ₹1 करोड़। तो जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स के लिए जो मिनिमम लिमिट 1 लाख रुपीज थी, उसको अभी 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये बड़ा बदलाव है। दूसरी बात करूंगा, सस्पेंशन ऑफ फ्रेश इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अप टू 1 ईयर। और 1 साल तक कोई भी फ्रेश इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग नहीं की जा सकेगी। तो ये बैंक्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है इन अनाउंसमेंट के कारण। Empowering central government to exclude COVID-19 related debt from the definition of default under the insolvency code। तो कोविड-19 के दौरान जो डेट लिया जाएगा, उन डेट्स में अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उनको इंसॉल्वेंसी कोड के अंडर में डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। इन अदर सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया जाएगा, और ये टाइमली मैनर में एज एंड व्हेन टाइमिंग टू बी बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी। तो जैसे जैसे उपयुक्त होगा उसके हिसाब से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया जाएगा। In strategic sector, at least one enterprise will remain in the public sector, but private sector will also be allowed। इसका मतलब strategic sectors में एक public sector enterprise जरूर रहेगा, लेकिन private sector को भी allow किया जाएगा। ₹40,000 crore increase in the allocation of मनरेगास to provide employment boost। तो 40,000 करोड़ मनरेगास में एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेंगे। हेल्थ रिफॉर्म एंड इनिशिएटिव। तो हेल्थ रिफॉर्म और इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा।
प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एनी फ्यूचर पेंडेमिक। तो इस तरह का कोई भी फ्यूचर में अगर आपदा आती है तो उसके लिए भारत सरकार ने पहले से तैयारी की है, उसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनेगी। तो अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई भी पेंडेमिक्स या आपदा आती है तो उसको पहले से ही भारत तैयार रहे निपटने में। इंकरेजिंग रिसर्च को इंकरेज किया जाएगा। और दूसरा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज जो 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट खत्म हुआ है तो उससे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जो 75% ऑफ जो अनाउंसमेंट है वो लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए ही दी गई है, डिमांड को क्रिएट करने के लिए और डिमांड को बूस्ट करने के लिए इसमें कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और बेसिकली एमएसएमईज के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो इंडस्ट्री है जिनको काफ़ी उम्मीदें थी इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से, उनको कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये जो अनाउंसमेंट है ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी गई है। यहाँ पर जो बाकी जो दुनिया में दूसरी इकोनॉमीज है उन्होंने डिमांड बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए हैं, जो कि इस 20 लाख करोड़ के पैक के अनाउंसमेंट में लैकिंग लगता है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जो 10% ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो एक्चुअली तो ये 1 से 1.5% तक की स्पेंडिंग हुई, क्योंकि जितने भी अनाउंसमेंट है वो सब लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। यानी जो भी अनाउंसमेंट, जो भी एमएसएमईज को भी जो लोन दिए जाएंगे तो लोन फैसिलिटीज के थ्रू ही सहायता दी गई है, कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और